हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखा होगा जिसमें मैंने आपको सेक्शन 14 तक बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। सेक्शन 14 में हमने पढ़ा था फ्री कंसेंट। ठीक है, फ्री कंसेंट में हमने 5 एलिमेंट्स पढ़े थे। अब हम इस वीडियो में उन एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। उसमें जो सबसे पहले हमारा एलिमेंट आता है वो है कोअर्जन। कोअर्जन जो है वो सेक्शन 15 में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। उसे मैं आसान शब्दों में आप सबको समझाऊंगी। सेक्शन 15 ये कहता है कि कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी एक्ट कमिट करता है या कमिट करने की धमकी देता है। कौन सा एक्ट? जो आईपीसी और बीएनएस में मना किए हों, फॉरबिड किए हों कि आपको ये चीज नहीं करना है, उसके बावजूद भी वो एक्ट कमिट करता है या कमिट करने की धमकी देता है, या किसी की प्रॉपर्टी को जब्त कर लेता है या जब्त करने की धमकी देता है। ठीक है, किस इंटेंशन से? कि वो एग्रीमेंट में आ जाए, कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से किया गया कोई भी एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइडेबल। ठीक है, अब हम इसके एसेंशियल एलिमेंट से एक बार इसको फिर से समझेंगे। कोर्जन क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है इंटेंट होना चाहिए। किस चीज का इंटेंट होना चाहिए? कि एग्रीव्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में लाना है। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है कमिट करना या थ्रेटन करना, थ्रेटनिंग टू कमिट। Any act which is forbidden by आईपीसी और नाउ बीएनएस। ठीक है, कोई भी ऐसा एक्ट या ऐसा एक्ट कमिट करना या कमिट करने की धमकी देना जो आईपीसी और बीएनएस में मना किए गए हैं। जैसे आप किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकते, आप किसी को मारपीट नहीं सकते, फिजिकल हार्म नहीं कर सकते, ठीक है, किडनैपिंग नहीं कर सकते। तीसरा एसेंशियल एलिमेंट क्या बोल रहा है? आप किसी की प्रॉपर्टी को डिटेन नहीं कर सकते, कब्जे में नहीं ले सकते हैं, या थ्रेट भी नहीं दे सकते हैं कि आप उसकी प्रॉपर्टी को कब्जे में ले लेंगे। ठीक है, ऐसा किया हुआ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वॉइडेबल हो जाता है अपने आप में। ठीक है, आप किसी भी पर्सन से इनडायरेक्टली भी, यानी कि किसी थर्ड पर्सन का, थर्ड पार्टी का यूज करके भी आप एग्रीव पार्टी को धमका नहीं सकते हैं ये सब करने के लिए। ठीक है, मारपीट करने के लिए, किडनैप करने के लिए, प्रॉपर्टी में कब्जा करने के लिए आप नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो सीधे सीधे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। ठीक है, अब हम इन्हीं एसेंशियल एलिमेंट्स को एग्जाम्पल के समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है, ए ने बी को धमकाया गन पॉइंट पर कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं किया तो मैं आपको गोली मार दूंगा। ठीक है, उससे बना जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा? वो
वॉइडेबल हो जाएगा। ठीक है, आप किसी को डरा धमका करके आप साइन नहीं करवा सकते हो। दूसरा, ए ने बी की सपोज कोई भी प्रॉपर्टी, सपोज कार है, उसको अपने जब्ती में ले लिया और ए ने बी को ये कहा कि जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं करोगे तब तक मैं आपकी कार जो है आपको वापस नहीं करूंगा। ठीक है, ऐसा बना जो कॉन्ट्रैक्ट है क्या हो जाएगा, ये भी वॉइडेबल हो जाएगा। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल अच्छे से समझिएगा। ए ने बी से कहा कि अगर उन्होंने ए ने बी के साथ एग्रीमेंट साइन नहीं किया तो वो कोर्ट में उसे स्यू कर देगा, यानी कोर्ट केस कर देगा उस पर। ठीक है, सही मामले पर। ठीक है, उसे वो सबको कोर्ट में ये बता देगा, ये आरोप लगाएगा उन पर कि उन्होंने बी ने ए के साथ कितना गलत किया है। ठीक है, तो इससे पहले आप हमारे साथ मेरे साथ एग्रीमेंट पे साइन कर ले। ठीक है, तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कोई समझौता होता है, वो क्या हो जाएगा, वो वैलिड होगा। ठीक है, क्यों वैलिड होगा, सही चीजों के लिए केस करने की धमकी देना या नोटिस भेजना, स्पेशली जब आप किसी पे क्रिमिनल केस करते हो या फिर सिविल केस भी आप करते हो, तो ये सही रहेगा कि आप उस सामने वाले पर्सन को एक बार नोटिस कर दो। हो सकता है कि सामने वाला पर्सन आपके साथ समझौता कर ले और आपको कोर्ट कचहरी नहीं करना पड़े। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल से हमने कोर्जन समझा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, क्या सुसाइड करने की धमकी दे करके कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाना, किसी को भी एग्रीव पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराना, क्या ये सही चीज है, क्या इससे बना कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? सुसाइड करके किसी एग्रीव पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए उकसाना, ये इस केस से आया, इसका जो जजमेंट आया उससे ये चीज क्लियर हुई। चिक्कम अम्मीराजू वर्सेस चिक्कम शेषम्मा 1917 का केस है, 1917 का केस है। इसके फैक्ट्स मैं आपको बताती हूँ। इसमें हस्बैंड ने अपनी वाइफ और अपने बेटे को ये कहकर दबाव डाला डीड पे साइन करने के लिए कि अगर उन्होंने प्रॉपर्टी उनके छोटे भाई के नाम नहीं की तो वो सुसाइड कर लेंगे। तो डर करके, दबाव में आकर के क्या हुआ कि उनकी वाइफ और उनके बेटे ने डीड में साइन कर दिया। ठीक है, बाद में जब वो सेटिस्फाई नहीं हुए उनकी वाइफ और उनका बेटा, वो कोर्ट गए। तब मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर क्या है, इलीगल एक्ट है, इलीगल चीज है। तो सुसाइड करने की धमकी दे करके, ठीक है, आप किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करवा सकते हो, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। और जब वॉइडेबल हो जाता है तो एग्रीव पार्टी के पास ये एक ऑप्शन होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकता है। तो जो एग्रीव पार्टी थी यहाँ पे, यानी कि वाइफ और उनका बेटा जो था, वो डीड कैंसिल करवाना चाहते थे। तो मद्रास हाई कोर्ट ने उनकी वो जो डीड थी वो कैंसिल कर दी। तो सुसाइड की धमकी दे करके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 16, अनडू इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है, इसमें 3 क्लॉजेस दिए गए हैं। पहला तो है हमारा 16(1). ठीक है, इसमें 2 बातों को अच्छे तरीके से बताया गया है कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है अनडू इन्फ्लुएंस में, ठीक है, तो अनडू इन्फ्लुएंस में हुआ कॉन्ट्रैक्ट में एक पर्सन जो होगा, एक पार्टी जो होगी, वो डोमिनेंट की पोजीशन में होनी चाहिए। ठीक है, और उसका जो इंटेंट होना चाहिए, यानी डोमिनेंट का जो इंटेंट होना चाहिए
वो एग्रीव्ड पार्टी को क्या होना चाहिए, उसका अनफेयर एडवांटेज लेना जरूरी है। यानी अनडू इन्फ्लुएंस तब माना जाएगा जब, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में अनडू इन्फ्लुएंस तब माना जाएगा जब दो पार्टीज में एक पार्टी डोमिनेंट है और वो दूसरी पार्टी से अनफेयर एडवांटेज ले रही है। ठीक है, ये हमारा 16(1) में बताया गया है। 16(2) में ये बताया गया है, 3 तरह के रिलेशन बताए हैं। पहला बोला है रियल और पेरेंट रिलेशन, दूसरा फिड्यूशरी रिलेशंस, तीसरा मेंटल डिस्ट्रेस। ठीक है, रियल और अपेरेंट रिलेशन में क्या बताया गया है, जैसे मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप हो गया, ठीक है, पुलिस ऑफिसर और अक्यूज्ड पर्सन का रिलेशनशिप हो गया, ठीक है, ये हो जाते हैं रियल और अपेरेंट रिलेशन में। दूसरा फिड्यूशरी रिलेशन, ठीक है, फिड्यूशरी रिलेशनशिप में जैसे टीचर का स्टूडेंट्स के साथ पे हो गया, ठीक है, कोई स्पिरिचुअल गुरु है उनका उनके जो शिष्य होते हैं उनके साथ हो गया, पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ पे हो गया, ठीक है, इस तरह के जो रिलेशनशिप होते हैं वो फिड्यूशरी रिलेशंस में आते हैं। मेंटल डिस्ट्रेस मतलब ऐसे पर्सन्स जो एज की वजह से या फिजिकली जो भी उन पे डिसेबिलिटीज हैं, ठीक है, मेंटल तो वो इन वजह से किसी और पर आश्रित हों, ठीक है, तो ऐसा रिलेशन जो बनता है वो मेंटल डिस्ट्रेस की वजह से बनता है। या फिर कोई भी मेंटल इलनेस कुछ भी हो सकता है, जैसे कि किसी को एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो वो उसने अपनी केयर करने के लिए नर्स को रखा है या वो उस समय परेशान है, तो कॉन्ट्रैक्ट वो जिससे कर रहा है तो सामने वाला पर्सन क्या हो जाएगा, डोमिनेंट पोजीशन पे होगा। इसे हम कई केसेस के थ्रू समझेंगे। नाउ 16(3) हम देखेंगे। 16(3), ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि नॉर्मली क्या होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बोला है। हमेशा हर केस में बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो उस पर होता है जिन्होंने केस लगाया होता है, लेकिन अनडू इन्फ्लुएंस के मामलों में बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर होता है जो डोमिनेंट पर्सन होता है। ठीक है, तो अगर सपोज मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप है ना, और मास्टर सर्वेंट के ऊपर जैसे सपोज ए मास्टर है, ठीक है, और बी सर्वेंट है। ए ने बी को, ठीक है, दबाव डालकर अनडू इन्फ्लुएंस करके बी से ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट में साइन करा लिया कि वो 5 इयर्स तक इस ए के घर पे फ्री सर्विसेज करेगा, फ्री सर्विस देगा, कोई पैसे नहीं लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी क्या हो गया, बी एग्रीव्ड पर्सन हो गया और ये डोमिनेंट हो गया। अगर बी कोर्ट जाता है, ठीक है, अगर बी कोर्ट जाता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास रहेगा, ए को प्रूफ करना पड़ेगा कि उसने ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है ऐसा, इसको बताए कि वो सही है कि गलत है, सही है तो किस तरीके से सही है। ठीक है, तो ये बताया है 16(3) में। अब हम कुछ लैंडमार्क केसेस देखेंगे अंडू इन्फ्लुएंस के। पहला केस है मन्नू सिंह वर्सेस उमादत्त पांडे। ये हमारा 1890 का केस है। इस केस के फैक्ट्स कुछ इस तरीके से हैं। एक स्पिरिचुअल गुरु, उन्होंने, उनके जो शिष्य थे, उन्होंने उन लोगों से कहा कि अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो ये भगवान का आदेश है कि वो उनकी प्रॉपर्टी जो है
अपने गुरु के नाम कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये मामला कई लोगों ने ऐसी डीड साइन करके, जो गिफ्ट डीड होती है वो साइन करके अपनी प्रॉपर्टी जो उनके स्पिरिचुअल गुरु थे उनके नाम कर दी। जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने यही कहा कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो था वो स्पिरिचुअल गुरु के पास गया कि आप कैसे प्रूफ करेंगे कि स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि डोमिनेंट पोजीशन पे है स्पिरिचुअल गुरु, और ऐसे बना जो कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि उन्होंने अपना एक अनफेयर एडवांटेज लिया है अपने शिष्यों से, तो उन्होंने वो सारी गिफ्ट डीड कोर्ट ने कैंसिल कर दी। ठीक है, दूसरा, रानी अन्नपूर्णी नचेयर वर्सेस स्वामीनाथा चित्तेयर, ये हमारा 1910 का केस है। इस केस में एक जो थी विधवा महिला थी, ठीक है, उन्होंने होम लोन लेने के लिए वो जो बैंक गई, वहां पे उनकी जो भी हालत थी, क्योंकि वो उस समय बहुत स्ट्रेस में थी, तो उनकी उस हालत का फायदा उठाकर जो लोन देने वाले अधिकारी थे उन्होंने 100% इंटरेस्ट लगा करके उनको लोन दे दिया। ठीक है, क्योंकि वो उस मेंटल स्टेटस में नहीं थी, वो उस चीज को नहीं समझती थी। बाद में वो कोर्ट गई और कोर्ट ने उन्हें कहा कि यहाँ पर जिन्होंने लोन दिया था वो डोमिनेंट पोजीशन पे थे और महिला के साथ एक अनफेयर एडवांटेज ले रहे थे 100% लोन लेकर के। तो उसे बाद में कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जो भी इंटरेस्ट रेट है वो सही लगाया जाए, उसे कम करके जो भी बैंक के द्वारा एक पर्टिकुलर जो भी इंटरेस्ट रेट लिया जाता है उस पर ही वो लोन दे। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि अनडू इन्फ्लुएंस से होने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइडेबल तो होगा ही। तो क्या ऑप्शन निकल के आएंगे, या तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकते हैं या फिर एक बीच का रास्ता चुन सकते हैं, आगे बढ़ना है, या फिर जैसे अभी मैंने ये केस बताया, ठीक है, लोन वगैरह या जो उनको लॉस हो रहा है वो कम करके कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 16 था, अनडू इन्फ्लुएंस। अब हम समझेंगे सेक्शन 17। जैसे कि हमने सेक्शन 15 में देखा कि फिजिकल इंटेंट होना जरूरी है, जैसे एक्ट का कमिट होना या कमिट करने की धमकी देना, प्रॉपर्टी को डिटेन करना या डिटेन करने की धमकी देना। ठीक है, ये हमने कोर्जन में पढ़ा था सेक्शन 15 में। सेक्शन 16 में हमने अनडू इन्फ्लुएंस पढ़ा था। क्या है उसमें, वो हमारे मेंटल इंटेंट पे, यानी कि सामने वाले को दबाव डाल के मेंटली प्रेशराइज करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कहना। सेक्शन 17 कहता है फ्रॉड। क्या उन्होंने कहा 17 में डिफाइन है कि ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनमें से कोई एक भी एलिमेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट में होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा और वॉइडेबल हो जाएगा। कैसे, क्या है इनमें, पहला बोलता है फॉल्स सजेशन। फॉल्स सजेशन मतलब होता है, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ए और बी दो पर्सन हैं, ए ने बी से कहा कि मैं आपको अपनी कार बेचना चाहता हूँ और मेरी कार जो है इसके हर जो पार्ट्स हैं वो ओरिजिनल हैं, इस कार से कभी भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन ए ये जानता है कि 6 महीने पहले ही इस कार से एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था और इस कार के काफी पुर्जे जो हैं दूसरे लगाए गए हैं, ठीक है, ओरिजिनल पुर्जे नहीं है। ये बात जान करके भी ए जो है झूठा बयान देता है बी को, ताकि वो कार खरीद ले, एग्रीमेंट में एंटर कर जाए। ठीक है, तो फॉल्स सजेशन पे बना कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। दूसरा है हमारा एक्टिव कंसीलमेंट, मतलब एग्जाम्पल से ही समझते हैं इसको, एक्टिवली उस ऐसा पार्टिसिपेट करके झूठ को साबित करना।
ठीक है। बहुत सारी सच्चाई छुपाना कह सकते हैं हम। जैसे ए है, वो बी को अपना घर बेचना चाहता है, ठीक है। ए के घर में एक वॉल पे बहुत बड़ी दरार है जो रिस्की हो सकती है, मतलब गिर सकती है किसी के ऊपर भी, ठीक है। अब जब बी घर देखने आता है तो उसके पहले ही ए क्या करता है, उस पे पुट्टी वुट्टी थोड़ा सा ऊपरी वो करके पीओपी वगैरह लगा करके पेंट वेंट करके वो सामने से उसको ठीक कर देता है। तो मतलब देखने में ऐसा लगता है कि दीवार ओके है, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या कर रहा है, ए जो है एक्टिव कंसीलमेंट के अंदर उसके साथ फ्रॉड कर रहा है, यानी वो उस घर को बेचने की जो सही उसकी कंडीशन है घर की वो बी को नहीं बता रहा है। तो ऐसा किया गया जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वो फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा। तीसरा हमारा एलिमेंट है प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन। इसमें क्या है, सपोज ए है, बी है, मतलब किसी व्यक्ति ने, कोई भी पर्सन है, वो दूसरे पर्सन को इस मतलब उसका इंटेंशन ही है फ्रॉड, ठीक है। वो प्रॉमिस ही इसलिए कर रहा है ताकि वो दूसरे वाले पर्सन को धोखा दे सके, फ्रॉड कर सके, ठीक है। जैसे ए ने बी से 5 लाख रुपए उधार ले लिए ये कह करके कि उसको बिजनेस करना है, ठीक है। लेकिन ए को यहाँ इंटेंशनली उसको पता है कि वो ये पैसे लेकर के भाग जाएगा और बी को ये पैसे कभी वापस नहीं देगा वो, ठीक है। तो ऐसे इंटेंशन से किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। फोर्थ है हमारा एनी एक्ट फिटेड टू डिसीव। धोखा देने की कैटेगरी में आने वाला कोई भी काम करना फ्रॉड की कैटेगरी में ही आता है। जैसे एक पर्सन ने क्या किया, एक नकली गोल्ड की चेन बनवाई, है ना, उस पे वो गोल्डन कलर वो किया और नकली आईएसआई का जो वो मार्क होता है वो प्रिंट करवा के उसकी सील लगवा करके बी को ये कह के दे दिया कि ये मुझे बहुत अर्जेंट में मनी चाहिए और ये असली मेरे सोने की चेन है, आपको मैं कम दाम में उसको दे देता हूँ, लॉस में ही सही, पर मुझे पैसों की नीड है तो आप मुझे दे दो, ठीक है। तो उसका इंटेंशन ही जो था, है ना, वो कैसा भी करके वो धोखा देने वाली कैटेगरी में ही आएगा। तो यहाँ पे भी ऐसा किया गया जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। फिफ्थ वन है एनी डिक्लेयर्ड फ्रॉडलेंट बाय लॉ। ऐसा कोई भी एक्ट, ठीक है, जो बाय लॉ मना किया गया है। जैसे अगर हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात करें तो उसमें साफ मेंशन है कि जो सेलर है वो बायर को घर की पूरी कंडीशन बताएगा कि इस घर पे कोई लोन तो नहीं है, ठीक है। जो भी लीगल कंडीशन इस घर पे का बंटवारा हो चुका है या किसी और के नाम तो नहीं है, पर्सन के ही नाम है, जो भी चीजें हैं, सही मालिक कौन है, इसका सारी डिटेल जो है वो एग्रीव्ड पर्सन को बताना जरूरी है। अगर आप ये फैक्ट छुपाते हैं तो ऐसा बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट भी फ्रॉड के अंदर आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ यही समझते हैं कि ये जो 5 एलिमेंट्स हैं हमारे, ये इनमें से कोई भी एक एलिमेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट में रहता है तो वो फ्रॉड कहलाता है और फ्रॉड किए गए कॉन्ट्रैक्ट हमारे वॉइडेबल हो जाते हैं। अब इसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक जनरल रूल निकल कर आता है, अब हम वो पढ़ेंगे। अब एक इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है, मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, यानी खामोश रहना, चुप रहना फ्रॉड नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते समय कोई फैक्ट छुपाते हो तो वो फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस मानते हैं, ठीक है। अब हम इसे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो हमेशा जुडिशरी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसमें हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ए
एक पर्सन है, बी दूसरा पर्सन है। ए बी को अपना हॉर्स जो है बी को बेचता है, ठीक है। लेकिन ए बी को ये बात नहीं बताता है कि जो घोड़ा है वो अनसाउंड माइंड का है, ठीक है। घोड़ा कैसा है? ये अनसाउंड माइंड का है, ठीक है। अब बी जो है इस फैक्ट को जाने बिना खरीद लेता है घोड़े को। बाद में जब बी को पता चलता है कि घोड़ा अनसाउंड माइंड का है और वो कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट ये कहता है कि यहाँ चुप रहना, साइलेंस रहना, ठीक है, फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आता है। यहाँ उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, कैविएट एम्प्टर। कोर्ट ये कहता है कि जो बायर है, ठीक है, बायर को अवेयर होना चाहिए जो वो चीज खरीद रहा है। अगर वो क्वेश्चन करे कि ये घोड़ा सही है, बीमार तो नहीं है ये, तब जिम्मेदारी एक ही होगी, ठीक है, कि वो उसे सच बताए। लेकिन अगर वो चुप है, ठीक है, तो वो फ्रॉड नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप किसी शॉप में जाते हैं, एक सिंपल सा कपड़े खरीदने के लिए ही जाते हैं, तो कपड़े खरीदने के पहले आप उसे देख ले कि कहीं वो कट तो नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो यहाँ कोर्ट ने कहा कि यहाँ प्रिंसिपल ऑफ कैविट एम्पेटर लगता है, यानी बायर को खुद अवेयर होना चाहिए कोई भी गुड्स खरीदने से पहले या कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले, जो भी वो चीज ले रहा है तो उसके बारे में पूरी जानकारी, पूरे फैक्ट्स उसको पता होने चाहिए। अब इसका एक एक्सेप्शन भी है। अब एक्सेप्शन क्या है? अब जिस बायर ने वो घोड़ा खरीदा, ठीक है, ये बायर है बी, इसके पास अब इसने घोड़ा खरीद लिया है। अब जब इसकी बेटी जो है 18 वर्ष से ज्यादा की हो गई, तब उसने अपनी बेटी को, मान लीजिए हम इसको एम बोलते हैं, ठीक है, इसे वो घोड़ा बेचना चाहा। यहाँ पर बी लाइबल होगा कि वो एम को घोड़े की पूरी कंडीशन बताए कि यहाँ पर घोड़ा जो है अनसाउंड माइंड का है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बी और एम है ना, फादर डॉटर का रिलेशनशिप आ जाता है, फिड्यूशरी रिलेशनशिप बन जाता है, यानी एक ट्रस्ट का बाउंड बन जाता है। तो यहाँ पर बी बाउंड होगा हॉर्स की सारी कंडीशन बताने के लिए अगर वो एम को घोड़ा बेच रहा है, ठीक है। अब इसमें एक और एग्जाम्पल है जो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है वो? साइलेंस इज स्पीच, ठीक है। जब चुप रहना बोलने के बराबर है, ठीक है। ए बी से ये कह रहा है कि मैं मान लूंगा अगर आप चुप रहे, अगर घोड़ा सही है, पूरे तरीके से दिमागी रूप से सही है, तो आप बिल्कुल भी मत, कुछ भी मत बोलिए, ठीक है। तो मैं आप समझ जाऊंगा कि घोड़ा एकदम सही हालत में है फिजिकली एंड मेंटली। और बी के ऐसा बोलने पर जो ए है चुप रहता है, तो यहाँ पर बी का जो साइलेंस है, ठीक है, वो बोलने के बराबर होगा। यानी वो चुप रहकर ये गवाही दे रहा है कि हाँ, घोड़ा जो है कंप्लीटली सही है, आप इसे परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ चुप रहना, क्योंकि उसको ऐसा जेस्चर करने के लिए कहा गया है, जेस्चर के थ्रू वो बता सकता है कि अगर घोड़ा सही है तो आप एकदम चुप रहकर भी मुझे एक हिंट कर सकते हो, ठीक है। तो ए बिल्कुल शांत रहकर, चुप रहकर बी को
ये बता देता है कि घोड़ा एकदम सही कंडीशन में है। अब हम फ्रॉड के कुछ इम्पोर्टेंट केसेस देखेंगे, जिसमें पहला केस है डेरी वर्सेस पीक। ये 1889 का केस है। इसके मैं फैक्ट्स आपको बताना चाहूँगी। इसमें एक ट्रॉम्प कंपनी के मालिक रहते हैं, जो ये दावा करते हैं कि उनके पास जो है स्टीम से बनने वाला ट्रैम्प है, ठीक है, भाप से बनने वाला ट्रैम्प है। और क्योंकि उनको उनकी कंपनी के डायरेक्टर को ये पूरा विश्वास रहता है कि ट्रेड कंपनी जो है इसकी परमिशन उन्हें बहुत आसानी से मिल जाएगी, ये सिर्फ एक बोल सकते हैं कि नॉमिनल चीज है, ठीक है। अब जो पीक होते हैं, जो एग्रीव्ड पर्सन है, ठीक है, वो ये बात को सुनते हैं जब उन्हें पता चलता है कि ऐसा कोई ट्रैम्प है जो भाप से चल सकता है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस कंपनी के बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए, ठीक है। अब आगे जाकर क्या होता है कि कंपनी को जो भाप से चलने वाला ट्रैम्प है उसकी परमिशन उन्हें नहीं मिलती है और कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस होता है, कंपनी बंद करनी पड़ती है। अब यहाँ मिस्टर पीक जो है वो ये दावा करते हैं कि इन्होंने झूठी बात बोली थी, धोखा दिया है, फ्रॉड किया है इनके साथ। तो यहाँ पर जब कोर्ट तक बात जाती है तो कोर्ट ये कहती है, डायरेक्टर ये बताते कि बहुत छोटी सी चीज़ थी परमिशन लेना, और हमने इस बेसिस पे बहुत सारी तैयारियां करके रखी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें इसकी परमिशन नहीं मिली और उन्हें भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। जब कोर्ट इसकी बहुत ज़्यादा जांच करती है तब वो इसे ये कहती है कि ये फ्रॉड की कंडीशन में तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ इसे हम इसको वो जो नेग्लिजेंस होता है मिसरिप्रेजेंटेशन का, उस कैटेगरी में हम इस केस को देख सकते हैं। अब हमारा दूसरा केस है श्री कृष्णन वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। इसमें श्री कृष्णा एक लॉ के स्टूडेंट रहते हैं, और जैसे कि हर यूनिवर्सिटी के अपने रूल्स और रेगुलेशंस रहते हैं, जिसमें एक रूल रहता है कि स्टूडेंट को 75% की अटेंडेंस कंप्लीट करनी है। जब एग्जाम्स का समय आता है तो श्री कृष्णन जो है एग्जाम फॉर्म में अपनी अटेंडेंस फुल बताते हैं, मतलब 75 प्लस ही बताते हैं ताकि वो एग्जाम में बैठ सके, जबकि असलियत ये होती है कि इनकी अटेंडेंस कम होती है। अब उस समय यूनिवर्सिटी भी ध्यान नहीं देती है, वो उनका फॉर्म सबमिट कर लेती है, उन्हें एडमिट कार्ड दे देती है, और श्री कृष्ण जो है वो एग्जाम्स भी सारे दे देते हैं। अब जब रिजल्ट की बारी आती है और यूनिवर्सिटी को इस फैक्ट के बारे में पता चलता है, तो वो श्री कृष्ण का जो रिजल्ट है वो रोक देती है, ठीक है। अब जब ये कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट यही कहता है कि ये अकाउंटेबिलिटी जो है वो यूनिवर्सिटी की है। किसी बच्चे का अटेंडेंस चेक करना, अगर उनके पास साधन थे अटेंडेंस चेक करने के तो उनको करना चाहिए था। अब उन्होंने चेक नहीं किया यूनिवर्सिटी ने, उन्होंने एडमिट कार्ड भी दे दिया, एग्जाम्स भी कंडक्ट करवा लिए। अब उनके पास से उसका रिजल्ट को रोकने का ज्यूरिसडिक्शन नहीं रहता है। आप उस बच्चे का रिजल्ट रोक नहीं सकते हो। आप एडमिट कार्ड देने के पहले ही सारी जांच करना, ये यूनिवर्सिटी की लाइबिलिटी बनती है। तो यहाँ पर ये माना कि श्री कृष्णन जो थे उन्होंने फ्रॉड नहीं किया, साइलेंस रह के, चुप रह के उन्होंने कोई फ्रॉड नहीं किया। नेक्स्ट हमारा केस आता है विथ वर्सेस ओ फ्लैनगन, 1936 का केस है। अब इसमें जो डॉक्टर फ्लैनगन होते हैं वो अपनी प्रैक्टिस को, मेडिकल प्रैक्टिस को सेल आउट करने, इसके साथ मिस्टर विथ के साथ को सेल आउट करने के लिए उन्हें प्रपोजल देते हैं, और वो ये उन्हें बताते हैं कि उनकी मेडिकल प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है और वो पर ईयर 2000 यूरो लगभग वो अर्न करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी रकम थी 1936 में। अब वो भी काफी खुश होते हैं मिस्टर विथ। कुछ समय बाद, 4 महीने बाद, डॉक्टर की जो तबीयत है वो थोड़ी खराब रहने लगती है
और वो अपने क्लिनिक में उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिससे जो उनकी अर्निंग है वो कम होने लगती है। वो हो जाती है लगभग 5 यूरो पर वीक, जो कि बहुत कम होती है। अब साइन करने के पहले, ठीक है, और जो ये इम्पोर्टेंट बात है कि उनकी अर्निंग कम हो गई है, ये बात डॉक्टर जो है मिस्टर विद को नहीं बताते हैं, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने के पहले मिस्टर विद उनके क्लिनिक में जाते हैं और जब वो वहां का जायजा लेते हैं तो उन्हें ये फील होता है कि डॉक्टर ने उन्हें सारी बातें नहीं बताई हैं, उनके साथ फ्रॉड किया है। वो कोर्ट जाते हैं और कोर्ट ये फैसला करता है कि साइन करने, आपने जब प्रपोजल दिया था, भले ही आपके जो फैक्ट्स थे पूरे सही थे, आपने सारी कंडीशन सही बताई थी, लेकिन साइन करने के पहले तक अगर कोई भी बदलाव होता है कॉन्ट्रैक्ट में तो वो आपको एग्रीव्ड पर्सन को बताना जरूरी है। अगर आप फिर चुप रहते हो वो चीजें फ्रॉड के अंदर आएंगी, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट केस हैं हमारे सेक्शन 17 फ्रॉड से रिलेटेड। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपके कोई भी सजेशन हो, आपको कोई भी टॉपिक अलग से पढ़ना हो जिसमें मैं वीडियो बनाऊं, वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।